नमस्कार फिजियोज़ वॉयलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो गया है। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, उसमें मैंने एंथ्रोमेट्री बताया आपको। मैंने एंथ्रोमेट्री का मीन्स बताया था, उसका आंसर है ए, ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो हियरिंग लॉस को जो मेज़र करते हैं वो ऑडियोमेट्री में करते हैं। सब इस वीडियो में करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इज़ ए सेकेंड ऑर्डर लेवल, बी फर्स्ट ऑर्डर लेवल, सी थर्ड ऑर्डर लेवल, सी डी थर्ड ऑर्डर लेवल। सो आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर लेवल। ठीक है, द लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इज फर्स्ट ऑर्डर लेवल। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर लेवल, लेवल ऑफ पावर सेकंड ऑर्डर लेवल एंड लेवल ऑफ velocity। लेवल ऑफ वेलोसिटी थर्ड ऑर्डर लेवल। ठीक है, तो देखो S1 P2 V3। ठीक है, इस तरीके से याद करना, SPV। कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे, ये छोटा सा फार्मूला बना लो, SP वाया। ठीक है, SP वाया V। ठीक है, V को आप कुछ भी बोल सकते हैं, SP वाया या फिर SPV। सो S1 P2 V3। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी लर्न करने की। एग्जाम में कई बार है ना कंफ्यूजन हो जाती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट ए स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस, बी स्ट्रेन एंड applied stress should be equal, C strain is directly proportional to applied stress, D both A and B। तो आपको हुक्स लॉ, जितने भी लॉज हैं वो आपको करने हैं। सो हुक्स लॉ स्टेट्स that strain is directly proportional to applied stress। क्वेश्चन नंबर 4, रैकेट बॉल एंड गोल्फ ग्लव्स। ठीक है, रैकेट बॉल एंड गोल्फ ग्लव्स आर डिजाइन टू ब्लैंक बिटवीन द हैंड एंड द रैकेट और क्लब एज आर द ग्रिप ऑन द हैंडल ऑफ द रैकेट। ठीक है, तो आपको ये जो पूछा गया है क्वेश्चन, ये इस तरीके से पूछा गया है कि आपको फ्रिक्शन बताना है कि फ्रिक्शन डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा या न्यूट्रल होगा या नॉर्मल होगा। तो जो रैकेट बॉल और गोल्फ ग्लव्स डिज़ाइन किया जाता है, इंक्रीज़ द फ्रिक्शन। ठीक है, इंक्रीज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड रैकेट, हाथ और रैकेट के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है, एज आर द ग्रिप ऑन द हैंडल ऑफ द रैकेट्स। और डिक्रीज द फ्रिक्शन कहाँ होता है? डिक्रीज द फ्रिक्शन हमारा जो ये साइनोवियल जॉइंट होता है ना,
synovial fluid occurs in articulating joint and this fluid occurring decrease the फ्रिक्शन। ठीक है, सो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रैकेट बॉल और गोल्फ ग्लव्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो फ्रिक्शन होता है ये इंक्रीज फ्रिक्शन होता है या डिक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन हैंड और रैकेट के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द weight, radius and deformability of the rolling object as well as by the coefficient of friction between two surface। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, किस टाइप का फ्रिक्शन है जो प्रभाव डालेगा किसके द्वारा, वेट के द्वारा, रेडियस के द्वारा एंड डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज बाय द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ट्रांसफर फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन इन्फ्लुएंस डालेगा, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे साइक्लिस्ट होते हैं, साइक्लिस्ट रोलिंग, जब साइकिल होती है तो साइकिल थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है, रेडियस फॉर्म में होती है। ठीक है, वेट भी होता है, रेडियस भी होता है और डिफॉर्मेबिलिटी भी होती है ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए डांसर शूज and the floor must be small enough to allow freedom of motion। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लीनियर फ्रिक्शन एंड सरफेस फ्रिक्शन। तो वो कौन सी टाइप का फ्रिक्शन है जो डांसर के शूज़ और फ्लोर मस्ट बी स्मॉल इनफ टू अलाउ फ्रीडम ऑफ मोशन? तो वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ लेवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्ले ग्राउंड सीसा? ठीक है, सीसा कौन सा होता है? ये जो बच्चे झूलते हैं। ठीक है, 2 पर्सन यहाँ, 1 पर्सन यहाँ और 1 पर्सन, और जो झूलना होता है फलक्रम बीच में होता है। ठीक है, और ये अपर टार्म है। तो ये जो है ये कौन सी टाइप का लेवर है, या सीजर? ठीक है, जैसे कि कैंची होती है हमारी, इस टाइप की कैंची। ठीक है, ये हमारी कैंची होगी। और प्लायर, ठीक है, प्लायर जो नट्स एंड क्रोबार, प्लायर्स एंड क्रोबार्स, हमारे जो प्लायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का लेवर है? ये है हमारा फर्स्ट क्लास लेवर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं आरआरबी में, तो आ ही जाएंगे। ठीक है, जो सिंपल को अगर क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप के ही बनेंगे आपके। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि इन ह्यूमन बॉडी द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड, जो एक्शन होता है मसल्स पे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए जॉइंट एक्सिस इज एन एनालोगस टू द फंक्शनिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास लेवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच टाइप ऑफ लेवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील बैरो? तो व्हील बैरो क्या है? देखो यहाँ पे ये व्हील है। ठीक है, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है। ए लग नट व्रेंच एंड नट
क्रैकर, जो नट क्रैक करते हैं। तो ये कौन सी टाइप का लेवर आता है? ये आता है आपका सेकंड क्लास लेवर। और सेकंड क्लास का जो लेवर है ये ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि हम कोई एक कर्ल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और ये है वेट डंबल, ये है हैंड। तो जब बाइसेप्स क्या कर रही है? फ्लेक्स कर रही है न्यूट्रल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सी एक्सरसाइज है? कर्ल एक्सरसाइज, CURL, कर्ल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और कौन सी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है? इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक। तो जब ड्यूरिंग ईसेंट्रिक जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, मीन्स लेंथनिंग होगी, तब आपका इस मोमेंट पर सेकंड ऑर्डर लेवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ लेवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनोए, पैडल एंड शोवेल। ठीक है, कैनोए, पैडल एंड शोल। तो A फर्स्ट क्लास लेवर, B सेकंड क्लास लेवर, C थर्ड क्लास लेवर एंड D फोर्थ। तो यहाँ पे आंसर है आपका थर्ड क्लास लेवर। देखो एक्सप्लेनेशन, मोस्ट मसल एंड बोन देखो लीवर नहीं है, ये लेवर है। लेवर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो थर्ड क्लास लेवल। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा लेवर जो हैं वो कौन से टाइप के लेवर हैं? वो आपके थर्ड क्लास लेवल। फोर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड जो क्लास लेवर है वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, और थर्ड क्लास लेवर आपके कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मसल एंड बोन फंक्शन एज ए सेकंड क्लास लेवर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द मोस्ट ऑफ थर्ड क्लास लेवर इन द ह्यूमन बॉडी? ए थर्ड क्लास लेवर ऑफ in the human body. A biceps at the elbow, B patellar tendon at the knee, C medial deltoid at the shoulder, and D all of the above. So answer here is all of the above. Question number 11, the elbow flexors contract eccentrically to apply a braking resistance and to control movement speed during the down phase of a curl exercise. In this case, the muscle bone lever system is first class lever, B second class lever, C third class lever, D fourth class lever. Elbow flexor contract eccentrically. ठीक है, so answer here is second class lever. Name of in a variable resistance training machine. ठीक है, आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मशीन का नेम बताना है। इज डिजाइन टू मैच द रेजिस्टेंस ऑफर टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मशीन कौन सी है आपकी? ए कैम, बी टैम, सी डैम, डी IAM। सो आंसर हेयर इज कैम। ठीक है, CAM। कैम इज इन ए वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी एलेम्बर प्रिंसिपल कंसेप्शन इंडिकेटिंग ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बी डायनामिक इक्विलिब्रियम, सी बैलेंस इक्विलिब्रियम, डी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो आंसर हेयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. So this principal concept was the first identified by the French mathematician D'Alembert, also known as D'Alembert principle. This concept indicating a balance between, ठीक है, ये concept indicate करता है एक balance between applied force, जो force apply होता है उसके बीच में balance indicate करता है applied force and inertial force. ठीक है, फॉर ए बॉडी इन ए मोशन. जब बॉडी हमारी मोशन में होती है तो अप्लाई जो फोर्स होता है, अप्लाई फोर्स और इनर्शियल फोर्स, इनके बीच का जो बैलेंस इंडिकेट होता है वो होता है हमारा D'Alembert प्रिंसिपल. ठीक है, या फिर D'Alembert भाई को, ठीक है, Alembert also known as D'Alembert प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 14 है,
वेयर लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज होमोजीनियस रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी आ सकता है। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है उस इक्विपमेंट पर। तो जो होमोजीनियस रिंग है, देखो ये रिंग है, ये गोल गोल सर्कल में रिंग है। तो आपको इसकी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है। आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन है ए होलो सेंटर ऑफ द रिंग, बी अबव द रिंग, सी बिलो द रिंग एंड डी ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। बट आंसर हेयर इज ए होलो सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, रिंग के सेंटर में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। मैं आपको और भी सारे इक्विपमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए, देखो रिंग का जो है ये है सेंटर में, बॉल का है जो, बॉल का होलो सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, बॉल में भी क्या, देखो जैसे कि रिंग है, रिंग के सेंटर में है, तो जो बॉल है, बॉल जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के इनसाइड अंदर में, तो हम अंदर को क्या करेंगे, होलो ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल। ठीक है, और ये गोल्फ का है जो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसके हैंडल पे होगी, देखो यहाँ पे। ठीक है, और बेसबॉल इसका फ्रंट ऑफ, इसमें सेंटर बीच में होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, और बैडमिंटन का इस जो रैकेट बॉल के हैंड है, इसके अबव ऊपर होगा। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप अपने तरीके से इसको लिख लेना। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीन क्या है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ वेट बियरिंग। जैसे कि आप ये मान लो कि ये फ्लेक्शन भी की है और ये फ्लेक्शन भी की है, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बीच में आएगा। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ वेट। ठीक है, दो पार्ट्स में जब वेट बियरिंग होगी, ठीक है, टू पार्ट्स में मूवमेंट होगी, उसके बीच का जो सेंटर होता है वही हमारी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ब्लैंक, ए buoyant फोर्स, बी स्ट्रेस फोर्स, सी सरफेस फोर्स, डी ऑब्जेक्ट फोर्स। सो आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है स्टेट्स दैट buoyant फोर्स। So this principal physical law stating the buoyant force acting on a body is equal to the weight of fluid। ठीक है, जो बॉडी है buoyant force एक्ट करेगा बॉडी इज इक्वल टू द weight of the fluid displayed by the body। Question number 16, in the case of human body during swimming। ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग के टाइम व्हाट इज द फ्लो ऑफ ए, आपको फ्लो बताना है। नाइदर कम्प्लीटली लैमिनार नॉर कम्प्लीटली टर्बुलेंट, बी कम्प्लीटली लैमिनार नॉर कम्प्लीटली टर्बुलेंट, सी नाइदर कम्प्लीटली लैमिनार एंड कम्प्लीटली टर्बुलेंट, डी completely laminar and completely turbulent। So answer here is neither completely laminar nor completely
टर्बुलेंट, ठीक है, इन केस ऑफ ड्यूरिंग स्विमिंग, ठीक है। तो फ्लो बता रहे हैं हम यहाँ पे, तो ना तो कम्प्लीटली लेमिनार होगा ना ही कम्प्लीटली टर्बुलेंट होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद सफिशिएंटली लो वेलोसिटी relative to any fluid medium, the flow of the adjacent fluid is termed laminar flow. Laminar flow is characterized by smooth layer of fluid molecule flowing parallel to one another, ठीक है। When an object move with sufficiently high velocity relative to a surrounding fluid, the layers of fluid near the surface of the object mix and the flow is termed turbulent. So ये है आपका turbulent और ये है आपका laminar flow. The rougher surface of the body, the lower the relative velocity, ठीक है। जब रफर द सर्फेस ऑफ द बॉडी तो क्या होगी, लो होगी वेलोसिटी एट विच टर्बुलेंस इज कॉज। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इफ एनी टर्बुलेंस इज प्रेजेंट द फ्लो इज नॉन लेमिनार। The nature of the fluid flow surrounding an object can dramatically affect the fluid forces exerted on the object. In the case of the human body during swimming, flow is neither completely laminar nor completely turbulent, but transitional between the two. क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे आपको बताना विच फोर्स टाइप ऑफ फोर्स इज ड्रैग, DRAG। ए क्या रेजिस्टेंस फोर्स है, बी क्या असिस्टेड फोर्स है, सी सरफेस फोर्स, डी लीनियर फोर्स। सो जो ड्रैग होता है ये ड्रैग आपका कौन सा फोर्स होता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। देख लेते हैं कि ड्रैग क्या है। ड्रैग एक फोर्स है कोज बाय द डायनेमिक एक्शन ऑफ ए फ्लूइड दैट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्री स्ट्रीम फ्लूइड फ्लो। जनरली ए ड्रैग इज ए रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। ड्रैग क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है। ए फोर्स दैट स्लो द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। देखो ड्रैग फ्लो को लिखेंगे हम इस तरीके से FD, और कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD। अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फॉर द ह्यूमन बॉडी ए फ्रंटल ड्रैग ऑन ए स्पीड स्केटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ह्यूमन बॉडी के लिए कौन कौन से गेम्स होते हैं। फ्रंटल ड्रैग ऑन ए स्पीड स्केटर, फ्रंटल ड्रैग साइक्लिस्ट इन टर्निंग ट्यूरिंग पोजीशन, वर्टिकल ड्रैग ऑन ए पैराशूट्स falling with the parachute fully open, and swimming the drag on moving body is 100 of times, ठीक है। स्विमिंग में जो ड्रैग होता है ये 100 टाइम फोर्स ज़्यादा होता है देन एयर। क्वेश्चन नंबर 18 है रिक्वायर्ड हिप फ्लेक्शन ड्यूरिंग रनिंग इज, ठीक है। रनिंग के दौरान हिप की फ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, 40 डिग्री टू 45, 10 डिग्री टू 15, 60 डिग्री टू 75 डिग्री, 0 टू 20 डिग्री। सो आंसर इज 60 टू 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 द एक्टिव मसल ग्रुप ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ लोडिंग रिस्पॉन्स आर एक्सेप्ट नी एक्सटेंसर, and B hip abductors, C ankle plantar flexion, and D ankle dorsiflexion। सो आपको बताना है एक्टिव मसल ग्रुप ड्यूरिंग स्टांस फेज में एक्टिंग ड्यूरिंग, ठीक है। स्टांस फेज में कौन सी मसल एक्टिव नहीं होती है, क्या नी एक्सटेंसर, नहीं, स्टांस फेज में नी एक्सटेंसर एक्टिव होते हैं, हिप अबडक्टर होते हैं, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होते हैं, बस एंकल डोर्सीफ्लेक्शन नहीं होता है।
ठीक है। तो डोर्सीफ्लेक्शन जो मूवमेंट है ये किस कब एक्टिव होती है, ये आपकी स्विंग फेज में एक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच स्टेट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है ये हुई है आपके ए हरियाणा, बी पंजाब, सी एमपी, डी राजस्थान। सो आंसर हियर इज एमपी, और एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। और कौन सी डेट को हेल्ड हुई है, ये आज ही हुई है, आज आपकी है 25 Feb 2025। सो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। शेयर करो और लाइक करो और शेयर करो। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।